तो करंट अफेयर्स के आज के सत्र में मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके परीक्षा उपयोगी हैं। जैसा कि पिछले एक लंबे अरसे से हम लोग करंट अफेयर्स की शानदार श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं और आप सभी मेरे साथ प्रतिदिन के स्तर पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके तमिलनाडु की एक जगह है, अरट्टापट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अरट्टापट्टी वाला क्षेत्र है और ये एक तरीके से एक गांव है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा 22 नवंबर 2022 को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत मदुरई में अरट्टापट्टी जो आपका जगह है, अरट्टापट्टी और इसी के बगल में मीनाक्षीपुरम है, दो गांव हैं। इन गांवों के क्षेत्रों को इन्होंने अरट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। क्या घोषित किया है? अरट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पे घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। तो यहां पर आप देखिए, ये एक तरीके का यहाँ पे ये भारत का 35वां जैव विविधता स्थल होगा और जो है तमिलनाडु का पहला जैव विविधता पर स्थल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, जैव विरासत स्थल घोषित किए जाते हैं और जो जैसे जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उच्च जैव विविधता पाई जाती है, दुर्लभ और खतरे वाली सभी प्रजातियां उपस्थित होती हैं, की स्टोन प्रजातियां उपस्थित होती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र से संकटग्रस्त या संवेदनशील जो है प्रजातियां उपस्थित होती हैं। तो उस पूरे क्षेत्र को जैव विविधता स्थल के तौर पे घोषित किया जाता है। तो अरट्टापट्टी भारत का 35वां और तमिलनाडु का पहला जैव विविधता स्थल घोषित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरट्टापट्टी एक गांव है, मीनाक्षीपुरम वाला भी क्षेत्र है, दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पे एक तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों आगे जाकर के मिल जाते हैं। तो ये ग्रेनाइट की पहाड़ी श्रृंखला है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक झरने हैं, बहुत सारी प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक है, बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। यहाँ पे लगभग 250 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी और प्राकृतिक साइट है और जैव विविधता स्थल बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अरट्टापट्टी को भारत का 35वां जैव विविधता और तमिलनाडु का पहला जैव विविधता स्थल के तौर पे घोषित किया गया। पहला करंट अफेयर्स तो आपका ये है, ये दिमाग में बैठा के रखिए। दूसरा करंट अफेयर्स, हाँ, ये तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, तो इसे घोषित किया तमिलनाडु सरकार ने 22 नवंबर 2022 को। ठीक है, मदुरई जिले का अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को जो है दोनों को, और ये जो है लगभग 193 हेक्टेयर क्षेत्र में आपका अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली खबर इसरो से है। ठीक है, इसरो का एक जो है उपग्रह है जिसका नाम है SSLV-D2। SSLV-D2 ये इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, माफ करिएगा, रॉकेट की बात कर रहे हैं। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है जिसका नाम है SSLV-D2। इसके माध्यम इसका भी सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया है SSLV-D2 का, और इससे 3 उपग्रह छोड़े गए हैं। पहला है EOS-07, दूसरा है जुनोस 1 और तीसरा है आजादी सेट 2। तो SSLV-D2 रॉकेट से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है, श्रीहरिकोटा में अवस्थित है, वहां से सबसे छोटा रॉकेट, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे भारी रॉकेट है GSLV Mark 3, है ना। तो ये SSLV-D2 जो है ये 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, इससे छोटे छोटे उपग्रह भी आपके भेजे जाते हैं, इसकी जो है दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा उपग्रह सैटेलाइट है, वो है आपका रॉकेट है जिससे हम भेजते हैं। तो इस रॉकेट के माध्यम SSLV-D2 के माध्यम से 3 सैटेलाइट भेजे गए हैं। ठीक है, श्रीहरिकोटा से 3 सैटेलाइट। तो आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि SSLV-D2 उपग्रह जो है सबसे, देखिए, रॉकेट के माध्यम से ही उपग्रहों को जो है पृथ्वी की जो ऑर्बिट्स हैं उनमें स्टैब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है।
तो इसरो के द्वारा बहुत सारे रॉकेट बनाए गए हैं। तो जो लघु उपग्रह हैं उनके लिए एक छोटा रॉकेट बनाया गया है जिसमें बहुत कम लागत आए, और ये रॉकेट है आपका SSLV-D2। अभी इसका लगातार परीक्षण चल रहा है। अभी दूसरा ये सफल परीक्षण था, ठीक है। पहले D1 का हुआ था, अब D2 का हुआ है। तो ध्यान रखिए, SSLV-D2 इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है जिससे 3 उपग्रह भी छोड़े गए हैं। पहला है EOS-07, दूसरा है जुनोस 1 और तीसरा है आजादी सेट। ये 3 उपग्रह यहां से छोड़े गए हैं। ये आप देख सकते हैं SSLV-D2 है आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है SSLV-D2, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता है कि भारत सरकार भी लगातार काम कर रही है कि भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। हमें क्या करना है? कार्बन न्यूट्रल। कब बनाना है हमें? 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य हमने बनाया कि 2070 तक हम शून्य उत्सर्जन बना देंगे, ठीक है। अब इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण, इसके लिए एक पॉलिसी जारी की गई है। कार्बन संकलन, कार्बन संकलन, ठीक है। एक नीति इसको लेकर के जारी की गई, कार्बन संकलन को, कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति। यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, उपयोग एवं भंडारण नीति जारी की गई है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ये नेशनल वर्कशॉप ऑन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण, इनके लिए जो है एक नीति लाई गई है। 29 नवंबर 2022 को कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति कौन लेकर के आया है? नीति आयोग के द्वारा लेकर के आया गया है, ठीक है। नीति आयोग ने इससे संबंधित रिपोर्ट और इससे जुड़ा हुआ जितने भी ऊर्जा के क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र हैं, जितने भी बहुमूल्य पक्ष हैं जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उन सबको लेकर के इसमें काफी सारी चीजें जारी की गई हैं। इस उद्देश्य में इसमें अब भारत सरकार जो प्राइवेट बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, उनके साथ भी डिस्कस करेगी, चर्चा करेगी, और इसके माध्यम से भारत में कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण से संबंधित अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किया जाएगा। और ये जो है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पे आता है कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। प्रति वर्ष हम 2.6 गीगाटन उत्सर्जन करते हैं। हम सबसे नंबर 1 है चीन कार्बन उत्सर्जन में, फिर दूसरे नंबर पे है USA, तीसरे नंबर पे आता है कार्बन उत्सर्जन में भारत। अभी विकासशील कंट्री है, लगातार डेवलपिंग फेज पे होने के कारण से अभी कार्बन उत्सर्जन हमारी बहुत ज्यादा है। तो 2.6 गीगाटन, ठीक है, गीगाटन जो है हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि 2070 तक हमें अपने कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें इस नीति के तहत काम करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के अब लगातार काम किया जा रहा है, और भारत सरकार 2050 तक चाहती है कि कार्बन उत्सर्जन को आधा कर दिया जाए, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बन दिया जाए। तो इसमें इस नीति की बहुत बड़ी भूमिका होगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इस नीति का आयोजन हुआ था, ये इसको लेकर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है और नीति आयोग के द्वारा इसके लिए काम किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, ये आपकी एक सेंचुरी है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावेरी नदी है ना आपका, वहीं पर आपकी स्टैब्लिश है आपकी। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2022 को 8 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2022 को कावेरी साउथ वन्य जीव अभयारण्य के कृष्णागिरी और धर्मपुरी आरक्षित वनों में से एक को जो है आपका, इनको आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? कावेरी साउथ वन्य जीव अभयारण्य। एक ये नया वन्य जीव अभयारण्य बना है और ये राज्य का 17वां वन्य जीव अभयारण्य बनेगा, ठीक है। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई है, वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया है, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। देखो एक चीज समझिएगा, अभी इस बार इस यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था।
दो प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। पहला होता है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा होता है बाह्य स्थानीय जो है संरक्षण, जिसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब स्वस्थानीय के अंतर्गत क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र है वहीं पर उनका संरक्षण कर देना, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, जैव विविधता केंद्र बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और बाह्य स्थानीय के अंतर्गत बायोलॉजिकल गार्डन बनाए जाते हैं, जू बनाए जाते हैं, बहुत सारे जीन बैंक बनाए जाते हैं। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के प्रयास किया जाता है। बाह्य स्थानीय में कृत्रिम जो है स्वरूप डेवलप किया जाता है, और जो स्वस्थानीय होता है इन सिटू कंजर्वेशन होता है, इसमें आपको जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र है किसी पादप का, किसी पौधे का, किसी जीव जंतु का, उसको जो है वहां पर बसाया जाता है। तो उसी के आधार पे ये स्वस्थानीय इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने 8 नवंबर 2022 को कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी क्षेत्र को आरक्षित वनों के तौर पे घोषित किया है। इनमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से नो गो एरिया होते हैं, कोई जा नहीं सकता है, और वन्य जीव अभयारण्य जो आपके होते हैं ये गो एरिया भी होते हैं, और साथ ही ये प्रोटेक्टेड भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये एक आपकी, इसके लिए बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में किसी भी उसको जो है डेवलप कर सकता है। बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर भी पाई जाती हैं, लगभग 238 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और साथ में बहुत सारे कछुए, 35 प्रजातियां, मतलब दलदली जीव जंतु, क्योंकि ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी आपकी कावेरी की है, तो कावेरी की बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इसको वन्यजीव अभयारण्य के तौर पे घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट है आपकी सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट। मैं यहां पे एक बार लिख रहा हूं, सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट। मूल्यांकन रिपोर्ट, सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो है आपकी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 9 नवंबर 2022 को। 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब इस रिपोर्ट में ग्राउंड वाटर जो आपका होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है, उस पानी को लेकर के बहुत सारे पक्ष जो है बताए जाते हैं, ठीक है। इसमें पहली बात बताई गई कि देश में एक वर्ष में जमीन के अंदर जो पानी है वो जो है जितना पानी जाता है, जैसे एक साल रिचार्ज भी होता है ना, लगातार पानी रिचार्ज होता है, आपको पता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो वर्षा का जल होता है वही छन छन करके जो अपारगम्य चट्टाने हैं उनके ऊपर नीचे जाकर के जमा होता रहता है, ठीक है। तो हर साल जो है जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उसका लगभग 60% पानी निकाल भी लिया जाता है। तो जल का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि जितना पानी, देखिए ये यूपीएससी लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसी रिपोर्टें सब यूपीएससी में पूछी जाती हैं। सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि भाई जितना ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो रहा है उसका 60%, 60.08% हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन ये इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज अब लगातार बढ़ भी रहा है, ठीक है। संपूर्ण देश में लगातार जो है पानी रिचार्ज हो रहा है। यदि हम कुल वार्षिक भूमि की बात करें तो लगभग भारत में 437.6 अरब घन मीटर, अरब मीटर क्यूब या घन मीटर, अरब घन मीटर, ये एक डेटा है आपका, रफली डेटा है आपका। तो इतना जो है आपका ये टोटल जो जल रिचार्ज आपका कितना है, टोटल देश में जल रिचार्ज है 437.6 अरब घन मीटर, ठीक है। इनमें से हम लगभग 60% निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं, 60%। तो यदि इसका 60% निकालें तो लगभग
239.16 अरब घन मीटर, इतना पानी यूज किया जाता है, अरब घन मीटर। ठीक है, स्वच्छ और पेयजल के तौर पे आपको पता है, साथ में सिंचाई के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक रफली डेटा है, कई बार जो है पेयजल से जुड़े हुए डेटा को लेकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भूमिजल रिचार्ज में अब लगातार वृद्धि हो रही है, और इसके कारण क्या है, नहरें जितनी भी है, नहरों के रिसाव में वृद्धि हो रही है, सिंचाई के पानी का भी ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, रफली आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत जानना है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो ये एक आपके पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो चलिए आज के उसमें क्या क्या हो गया, एक तो आपकी ये रिपोर्ट हो गई सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022। दूसरा कावेरी साउथ वाइल्ड सेंचुरी मैंने बता दी कि ये आपकी 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। ये आपकी कार्बन पे नीति आ चुकी है, कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति लेकर के आ चुके हैं हम। इसके बाद SSLV D2 है आपका, ये सबसे छोटा रॉकेट है जो कि उपग्रह भेजेगा, ये SSLV D2, और ये तमिलनाडु के द्वारा जो है ये जैव विविधता, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो अरिट्टापट्टी वाला क्षेत्र है इसको। तो ये आपके टोटल 5 करंट अफेयर्स, जैसा कि मैं रेगुलर करवा रहा हूँ उसी आधार पे आपके हैं ये। ठीक है,